जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है ना हम देहो ना में देहो बोधो अहमिति निश्चयी कैवल्यम इवं संप्राप्तो ना स्मरत्य कृतम कृतम। अर्थात ना मैं यह शरीर हूं और ना ही यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल में कार्य और ना किए हुए जो भविष्य काल में कार्य किए, मतलब जो करना है उसे कर्मों का स्मरण नहीं करता है, प्रेजेंट में रहता है। तो मेरे प्रिय साथियों, याद रखना जीवन में इस श्लोक से क्या प्राप्त हो रहा है। हमें इससे प्राप्त हो रहा है कि हमें अपने वर्तमान के समय को अच्छी तरह से भुनाना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो भूतकाल में हुआ उसकी परवाह करनी चाहिए, मतलब उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए हमें। तो अर्थात मेरे प्रिय साथियों, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को किस फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन एक सेक्शन 8 की जो है ये फाउंडेशन है, जो कि लोगों की सहायता करता है आर्थिक रूप से और शोध संस्थानों में भी जो है ये पैसा देता है। तो कल्याण साहू रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन सही कहा है इन्होंने। शशि टंडन ने भी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन बिल्कुल सही कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आज जो है नींद बहुत आ रही है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये सब सारी चीज़ों को महत्वता देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो सुरक्षा स्वास्थ्य के महत्व को याद दिलाता है, उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 1972 में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह में बदल दिया गया, जो एक सप्ताह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 में हुई थी। थीम क्या है? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी, अर्थात सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, दुर्घटना को कम करना, सुरक्षा के लिए सामाजिक संज्ञान बढ़ाना, सुरक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो कि आपको मार्च के माह में इसको साप्ताहिक रूप से मनाते हुए मिलेगा, 4 मार्च से 10 मार्च तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान प्रमुख धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए राज्य में कौन सी योजना शुरू की है? तो मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ आयोजित किया गया था, उसका समापन हो चुका है, लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए हर 6 साल में, हर 3 साल में अर्धकुंभ और महाकुंभ जो है वो लगता है ना। हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर 12 साल में कुंभ लगता है। तो इसको देखते हुए धार्मिक केंद्र योजना, आध्यात्मिक गलियारा योजना जो है ये बनाने का प्रावधान जो है रखा है योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रमुख जितने भी आपके पर्यटन स्थल है, संगम स्थल है, त्रिवेणी संगम स्थल है, उन सभी स्थानों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए गलियारा या रोड बनाया जाएगा, जिससे कि लोगों के आवागमन में आसानी होगी और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम दुर्घटना की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि मतलब EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स या जमा पर कितनी ब्याज दर की सिफारिश करी है?
अच्छा, भविष्य निधि के लिए कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा करता है, उसके लिए 8.25% का क्या कर दिया गया है, वित्तीय प्रावधान की सिफारिश की गई है। हो सकता है ये बढ़ जाए या ये 8.25% उनकी जमा राशि पर क्या मिले, तो उन्हें जो है ब्याज दर प्राप्त हो। क्लियर है? चले आगे। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, ये रहा। पेटीएम ने किस एआई संचालित उत्तर इंजन ओके के साथ साझेदारी की घोषणा की है? उत्तर इंजन क्या दिया है? पेटीएम हैज अनाउंस्ड पार्टनरशिप विथ विच एआई पावर्ड आंसर इंजन। ओके, हाँ, एक उत्तर इंजन बनाया गया है, एआई संचालित होगा ये, पेटीएम इसके साथ साझेदारी कर लिया है, ये बताना चाह रहा है प्रश्न। तो इसका नाम है पेरप्लेक्सिटी, है ना, पेरप्लेक्सिटी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पेटीएम जो है इसके साथ साझा कर लिया है। इसमें यह होगा, इस एआई पावर्ड सर्च के लाभ क्या क्या है? तो त्वरित वित्तीय जानकारी, जैसे कि उपयोगकर्ता वास्तविक समय में वित्तीय योजनाओं और निवेश विकल्पों की जानकारी प्राप्त करना चाहता है पेटीएम से, तो बोलेगा तो मिल जाएगा उसको। वैसे ही स्थानीय भाषा का समर्थन, स्थानीय भाषा में बोलेगा तो स्थानीय भाषा में समर्थन मिलेगा। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, मतलब कि सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आसानी से जो है क्या कराई जा सकती है, संचालित की जा सकती है। वैसे ही प्रमाणिक जानकारी जो है वो पूरा ऑथेंटिकेटेड मिलेगा, मतलब कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से किसके पास, तो उपभोक्ता के पास, उपयोगकर्ता के पास जो है प्रदान करेगा। सरल वित्तीय निर्णय, उपयोगकर्ता बेहतर और सूचित निर्णय ले सकेंगे, मतलब कि सारी चीज़ों की जानकारी वो अच्छी तरह से त्वरित रूप से ले सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली जिसका नाम है क्या, तो पेरिप्लेक्सिटी जो है पेटीएम को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? और इन दोनों का साझा हो गया है। चलो, निम्नलिखित में से किस सेना के नेतृत्व में जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर डेजर्ट हंट अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना। जोधपुर वायु स्टेशन पर डेजर्ट हंट अभ्यास आयोजित किया गया निम्नलिखित किस सेना के नेतृत्व में? ठीक है, तो मैक्सिमम जो कहा, तो भारतीय वायु सेना के नेतृत्व, मतलब इंडियन एयरफोर्स के नेतृत्व में ये ऑपरेशन डेजर्ट हंट अभ्यास आयोजित कराया गया है। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय जल सेना, जिसे हम भारतीय नौसेना के नाम से जानते हैं, ये सभी टुकड़ियां जो है भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे को अपने जो पारंपरिक हथियार हैं उनका भी आदान प्रदान सिखाएंगे कि कैसे उपयोग किया जा सकता है, और ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में कि कैसे रहा जाए, उन बीहड़ क्षेत्रों में कैसे सरवाइव किया जाए, उन सभी चीज़ों के लिए ये भारतीय वायुसेना की विशेष पहल है। और जो है इसमें डेजर्ट हंट के नाम से जोधपुर राजस्थान में इसे संचालित कराया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? क्या है भाई पहला सहायक उत्पादन केंद्र? पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है वो त्रिपुरा राज्य में जो है स्थापित किया गया है। इसका काम क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? तो सहायक उत्पादन केंद्र जो है सिपाही जिला पूर्वा लक्ष्मी बिल में जो है अपना पहला सहायक उपकेंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सहायक उपकरणों के निर्माण और सेवा वितरण में से एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसमें हम क्या बात करेंगे, तो इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिव्यांगजन जो है वरिष्ठ नागरिक में जो है वितरित किया जाएगा प्रोडक्ट बना कर। जैसे आप देख सकते हो कि सहायक उत्पादन केंद्र भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण का कार्य करता है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए सहायक उपकरणों की पहुँच को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि व्हील चेयर हो गया, किसी का टांग कट गया तो नकली टांग, किसी का हाथ कट गया तो नकली टांग, और किसी का सर नहीं कट सकता, सर कटेगा तो आदमी को सर कहाँ दूसरा मिलेगा, सर कट्टा हो जाएगा। तो जो है ये सब सारा चीज प्रोवाइड करवाना। क्लियर है? चलो, अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा। संयुक्त अरब अमीरात ने किस योजना की पहल
पहला चरण पेश किया जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करने वाले व्यक्तियों के को 10 साल की रेसिडेंसी प्रदान करता है। कोई भी अगर पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको अपने देश में कौन संयुक्त अरब अमीरात ये क्या करेगा, ब्लू वीज़ा प्रणाली प्रोवाइड करेगा जिसमें 10 साल तक के क्या रेसिडेंशियल वहाँ रहने के लिए इनको जगह प्रदान की जाएगी। जैसे कि ब्लू वीज़ा प्रमुख बिंदु क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में योगदान देने के लिए व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी देना, 10 वर्षों के लिए निवास परमिट करना। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में इसकी घोषणा हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। और ये क्या करेगा, तो जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल की रेसिडेंसी प्रदान करेगा। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कलकत्ता नगर निगम स्थिरता, स्वच्छता और बुनियादी ढांचा सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन ऋण मंजूरी दिए हैं? तो 200 मिलियन ऋण प्रदान किया है। किसने? तो 200 मिलियन ऋण प्रदान किया है जो है एडीबी ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई है। सदस्य 69 देश हैं, एशिया में 49 हैं और 20 अन्य क्षेत्रों से हैं। मांडलुयांग फिलीपींस में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, ये क्या है, अपने सदस्य देशों को फंडिंग प्रोवाइड करता है और वर्तमान में कलकत्ता नगर निगम की स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारतीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। क्या काम है इसका? तो विकसित भारत की ओर पहल करना। विकसित भारत मतलब 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसे फुलफिल करना और इसमें लोगों को रोजगार से सृजित करना, गुणवत्ता प्रबंधन, लघु व्यवसाय मार्गदर्शन, स्थिरता, किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन सभी क्षेत्रों के लिए विकसित मेन बेसिकली इसका काउंसिल किया गया था। मतलब इसका जो है कॉन्फ्रेंस कराया गया था कि हम किस प्रकार से इन सभी कार्यों पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। विषय क्या था? विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर है या अग्रसर है। ठीक है, तो ये पीयूष गोयल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को हराकर साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का तीसरा संस्करण को अपने नाम किया। पहली बार पार्टिसिपेट करी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण लॉन्च किया। प्राणी मित्र पुरस्कार, जीव दया पुरस्कार, ये दोनों जो है पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा इसे लाया गया है। हाल ही में उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। 100 करोड़ का बजट है। इसमें द्वीप सुरक्षा को मेजबानी करने के लिए जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया शुरुआत करी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ किया इन्होंने। नासा ने जो है एक ऐसा दूरबीन बनाया है, टेलीस्कोप बनाया है स्फेरिक्स नाम का, जो कि अंतरिक्ष की रंगीन सैर कराएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आपको इसी को बताना है, तुहिन आप लोग को बताना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को एक क्या दे दिया हूँ, हिंट दे दिया हूँ, तो आंसर जरूर देना। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।